वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। ज्वाइन कीजिए जल्दी से एंड वी विल स्टार्ट दी सेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर गेम प्लेइंग। एक टॉपिक है गेम प्लेइंग, वो हम कवर करेंगे। गेम प्लेइंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इसके ऊपर हमें हर बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। एवरी ईयर वी आर गेटिंग वन क्वेश्चन ऑन गेम प्लेइंग, ठीक है। तो 1 मिनट और वेट करेंगे सो दैट जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गेम प्लेइंग का, ठीक है। तो सबसे पहले एआई में गेम प्लेइंग टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो गेम प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है एआई का कंसेप्ट कैसे, क्योंकि आप लोग देखो, जब कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है, या फिर कह लो कुछ घरों में थे, उस वक्त बड़ा ट्रेंड था वीडियो गेम्स का, ठीक है। वीडियो गेम्स जो ओनली स्टूडेंट, जो बच्चे हैं वो परचेज करते थे, ठीक है, और वीडियो गेम्स को खेलते थे, ठीक है। तो गेम प्लेइंग कंप्यूटर के साथ तब से चल रहा है जब से कंप्यूटर्स एस्टैब्लिश हुए हैं। मतलब गेम प्लेइंग भी कंप्यूटर के ऊपर उतना ही पुराना नोशन है, उतनी ही पुरानी टर्म है जितने पुराने कंप्यूटर्स है। आजकल ज्यादा है चल रहा गेम प्लेइंग का। तो चार्ल्स बैबेज ने एक मशीन बनाई थी 19th सेंचुरी में एक गेम प्ले करने के लिए, दैट इज टिक टैक टो। 19th सेंचुरी में। उसके बाद शैनन ने एक पेपर लिखा था चेस के ऊपर। उसके बाद एलन ट्यूरिंग ने चेस प्लेइंग के ऊपर प्रोग्राम लिखा था, पर उन्होंने कभी भी उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद ऑर्थर सैम्यूल थे जो जिन्होंने पहली बार एक गेम प्लेइंग प्रोग्राम लिखा था जिसका नेम चेकर्स था, चेकर्स, ठीक है। तो बेसिकली इससे आपको क्या पता चलता है कि गेम्स जो है वो नेचुरली है, हर एज के पर्सन्स जो है किसी ना किसी तरह से हम लोग अपना जो है एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। और गेम प्लेइंग बचपन से लेके शुरू हो जाता है। आप किस भी एज में हैं, गेम प्लेइंग को लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। और नेचुरली है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो, फोन के ऊपर इतनी सारी गेम्स है,
कैंडी क्रश की बात कर लो, जो अगर कोई प्ले करने लग जाए एक बार तो फिर बंदा उसको छोड़ नहीं सकता गेम को, राइट? ऐसा होता है, ठीक है? तो गेम प्लेइंग होल्ड फैसिनेशन फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए गेम्स जो है फैसिनेशन ही होती हैं। और गेम्स कितनी पुरानी है, कंप्यूटर के ऊपर हम गेम्स को कितने पुराने टाइम से खेल पा रहे हैं, जब से कंप्यूटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं तब से। फिर गेम प्लेइंग एआई में इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? आज हम डिस्कस यही कर रहे हैं ना, गेम प्लेइंग की इंपॉर्टेंस एआई में क्या है और क्या क्या चीजें इसके साथ लगती हैं, ठीक है? तो रीजन दैट गेम प्लेइंग इज इंपॉर्टेंट इन एआई, इसका मतलब रूल्स आर लिमिटेड। एआई में गेम प्लेइंग करना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है? बिकॉज रूल्स क्या है, लिमिटेड है, उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। They provide a structured task in which it is very easy to measure success or failure, ठीक है? तो इनके साथ क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड टास्क होता है गेम प्लेइंग, जिसके साथ हम अपनी सक्सेस या फिर अपने फेलियर को मेजर कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ एरर कैन बी इजीली रिमूव्ड, अगर कोई भी एरर गेम्स में आ जाए तो प्रोग्रामिंग में उसको रिमूव करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है? चीटिंग की नहीं जा सकती, 2 पर्सन गेम प्ले कर रहे हैं तो चीटिंग कर सकते हैं, जब आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर रहे हो चीटिंग नहीं कर सकते। हाँ जी, समझ आई बात? ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर में गेम्स प्ले करना चाहते हैं, जैसे आप चेस की गेम ही लगा लीजिए, ठीक है? एक आप हो, एक दूसरी तरफ कंप्यूटर है। आपको ये लगेगा कि लो जी, कंप्यूटर को कौन सा कोई नॉलेज है, तो कंप्यूटर में पहले प्रोग्रामिंग की होगी ना, हर एक मूव के बारे में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाली होती है, ठीक है? फिर जाके वो उस गेम को हमारे साथ प्ले करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम गेम प्ले करना चाहते हैं या एआई में गेम प्लेइंग के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है पहले कंप्यूटर को सिखाने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद जाके वो प्रोग्राम बनता है, फिर उसके बाद जाकर हम जो है गेम्स प्ले करते हैं। हाँ जी, बात समझ आई? ठीक है, ओके। जैसे ना हम चेस के बोर्ड की ही एग्जांपल ले लें, आपको भी पता है ओपोनेंट्स है इसमें, ठीक है? इसके पास बहुत सारे प्यादे हैं जिनको ये मूव कर सकता है। इसी तरह से जो ओपोनेंट है उसके पास भी बहुत सारे प्यादे हैं जिनको वो मूव कर सकता है, ठीक है? एक रिसर्च के बेसिस के ऊपर एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर 35 है। एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर कितना है? 35, किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब ये 35 क्या है आप पूछेंगे, मतलब ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, ठीक है? ब्रांचिंग फैक्टर बोला ना मैंने, जैसे आपने इसको रन किया, ये यहाँ पे गया और कहाँ जा सकता है, जहां यही ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका जो एक प्यादा है ना, उसको आप 35 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट एवरेज बोला, तभी किसी को ज्यादा कम हो सकता है तभी एवरेज बोला, 35 टाइम आप उसको रन करेंगे। समझ लगी बात? ठीक है, और रन कर सकते हो, ठीक है? और एक जो एवरेज गेम होती है उसमें दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर 50 मूव्स करता है अप्रोक्सीमेट, तो ऑब्वियस है दूसरा प्लेयर भी 50 मूव्स कर रहा है, तो एक एवरेज गेम में दोनों प्लेयर मिलके 100 मूव्स कर रहे हैं, ठीक है? ब्रांचिंग फैक्टर हमने डिस्कस किया था 35 है, तो इट मींस 35 रेज टू पावर 100 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। 35 रेज टू पावर 100 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सो इससे हमें एक बात समझ में आती है, ज्यादा ये दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट इतना बताना चाहती हूँ, इसको कोई याद करना नहीं है, मैं तो जस्ट ये बताना चाहती हूँ
क्या खुद सोच लो कि इतनी सारी पोजीशंस बन सकती हैं अगर, तो अगर आप मेरे साथ गेम प्ले कर रहे हो चेस, तो आप और मैं देख के समझ सकते हैं इधर चलेंगे इधर चलेंगे। कंप्यूटर को तो बेचारे को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ आई बात? हाँ, चेस के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो कंप्यूटर को तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, इतनी बड़ी मूव्स की इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से कंप्यूटर में, एआई में गेम प्लेइंग का कंसेप्ट हो जाएगा मुश्किल। क्यों मुश्किल हो जाएगा? इतनी सारी कोडिंग कौन करेगा? आपको बात समझ आई? ठीक है। तो एआई में हम क्या करते हैं, हम हर एक मूव की कोडिंग नहीं लिखते, ठीक है ना। हम इसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। हर एक चीज की कोडिंग कौन लिखेगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, दो तरह के फंक्शंस लगाएंगे। पहला फंक्शन होता है प्लॉजिबल मूव जनरेटर, ठीक है, प्लॉजिबल मूव जनरेटर। इसका मीनिंग क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा होता है स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन। एआई में गेम प्लेइंग का काम करते वक्त हम ये दो स्टेप्स लगाएंगे। पहला क्या है, प्लॉजिबल मूव जनरेटर। प्लॉजिबल मूव जनरेटर का मतलब क्या होता है कि आप लीगल मूव्स की जगह पे, लीगल मूव्स क्या थी, इंस्टेड ऑफ लीगल मूव्स, लीगल क्या थी, जितनी भी बनती है, इंस्टेड ऑफ लीगल मूव्स। लीगल तो समझ गए ना आप, जितनी भी उसमें बनती है उतनी मूव्स। इंस्टेड ऑफ लीगल मूव हम वहां पे प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगाएंगे, क्योंकि लीगल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लॉजिबल मूव जनरेटर में क्या होएगा, इसमें ना हम स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स लेंगे जो अच्छी मूव्स है, क्योंकि लीगल मूव जैसे जैसे बढ़ जाएंगी, लीगल मूव जितनी ज्यादा है, तो हम उसके ऊपर ना एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगाएंगे। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, जो कि ब्लाइंड नहीं होता, इन्फॉर्म्ड होता है, जिसमें हमें कुछ चीजों के बारे में पता होता है। तो हम इसके ऊपर ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगा के इसमें से स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स ले लेंगे, अच्छी मूव्स, स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स, उन्हीं की इंफॉर्मेशन हम कोडिंग में डालेंगे रादर देन लीगल मूव। टॉपिक क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्लॉजिबल मूव जनरेटर, ठीक है। इसको प्लॉजिबल मूव जनरेटर कहते हैं। अब देखो, ये एक बार रीडिंग लो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की, कि प्लॉजिबल मूव जनरेटर है क्या। इंस्टेड ऑफ लीगल मूव जनरेटर वी यूज प्लॉजिबल मूव जनरेटर। हम लीगल मूव जनरेटर की जगह पे प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगाएंगे। इन दिस ओनली स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स आर जनरेटर। इसमें सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स जनरेट होती हैं। एज नंबर ऑफ लीगल मूव इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ लीगल मूव इंक्रीज करेगी, इट बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू अप्लाई ह्यूरिस्टिक। उसके ऊपर ह्यूरिस्टिक लगाना बहुत जरूरी है, सो दैट हम उसमें से सम काइंड ऑफ प्रॉमिस, कुछ अच्छी मूव्स ही लगाएं, वो अच्छी मूव जिनका कोई हमारे आंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये कहता है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल के बाद दूसरा क्या था, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन। स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन ये कहता है डेप्थ ऑफ रिजल्टिंग ट्री इज टू हाई, ब्रांचिंग फैक्टर जब बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल, इट इज यूजुअली पॉसिबल टू सर्च अ ट्री 10 to 20 मूव। तो जितना टाइम हमारे पास होता है, हम सिर्फ 10 से लेके 20 तक मूव्स तक सोच सकते हैं, ज्यादा नहीं सोच सकते, ठीक है। तो देन इन ऑर्डर टू चूज बेस्ट, इसलिए जब हम चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट हमारे सामने आवे, तो हम वहां पे स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन लगाएंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में कंक्लूड करूं, प्लॉजिबल मूव जनरेटर होता है गुड मूव्स, स्टैटिक इवैल्यूएशन होता है बेस्ट मूव्स।
जो हमें किसी सिचुएशन में लेकर जाएंगी, या तो विनर की या फिर लूजर की। हाँ जी, समझ लगी बात आपको कि प्लॉजिबल एंड स्टैटिक क्या है? ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, सो ये था प्लॉजिबल एंड स्टैटिक। क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि लीगल मूव बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद है गेम प्लेइंग में आज तक बहुत सारे स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन बन चुके हैं। बहुत सारे स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन बन चुके हैं इस तरह के, बहुत सारे। ठीक है, सुनो, आप लोगों ने कभी कंप्यूटर में जो इनबिल्ट गेम्स होती हैं, वो कार्ड्स की गेम्स होती हैं, प्ले की होगी। ठीक है, उनमें एक गेम होती है, मेरे ना अभी नेम नहीं याद, जिसमें हमने ना मैच करने होते हैं कार्ड्स। ठीक है, अगर मैच के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, दो के ऊपर वो कट जाते हैं। वो ना ऐसे स्क्रीन भरी होती है कार्ड्स की। ठीक है, फिल्ड विद कार्ड्स एंड और हमें जस्ट मैचिंग ढूंढने होते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ शेप्स बनी होती है, जैसे ये। ठीक है, हाँ शायद। ठीक है, मैं बहुत प्ले की है मैंने, मतलब ये दोनों अब मैचिंग नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसी डायग्राम ढूंढनी है और उसके साथ इसको भी क्लिक फिर उसको क्लिक करना है। दो को ही आप क्लिक कर सकते हो और ये दोनों कार्ड खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से बेस से। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि कौन से दो कार्ड कट हो रहे हैं, बिकॉज जब कार्ड काफी कम रह जाते हैं। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलता, तो आप कंप्यूटर की हेल्प लेते हो, उसमें हेल्प की भी ऑप्शन होती है। तो फिर वो आपको ना दोनों कार्ड ऐसे आपके सामने ब्लिंक करेंगे, चमक जाएंगे। ठीक है, ब्राइट हो जाएंगे कि जी इन दोनों को खत्म कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से आपका मन नहीं करता, फेड अप हो गया आप, तो आप गेम को खत्म करना चाहते हो, तो जो हेल्प का बटन है उसके थ्रू ही आप इसको बोलते जा रहे हो, ये बताता जा रहा है इन दोनों को खत्म कर दो, इन दोनों को कर दो, आप करते जा रहे हो। तो वो क्या है, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन लगा हुआ है उस गेम में, जो कंप्यूटर खुद बता रहा है इन दोनों को खत्म कर दो, इन दोनों को खत्म कर दो। समझ लगी बात आपको? ठीक है, तो गेम प्लेइंग में बहुत सारा काम हुआ है अभी तक, और बहुत सारे स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन बन चुके हैं। गुड स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शंस, ठीक है, बन चुके हैं। स्टिल बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन में मैंने आपको बताया क्या था, बेस्ट, यही बोला था ना, बेस्ट मूव्स। ठीक है, मान लो मैंने सोचा कि मैं ना आपके साथ चेस की गेम प्ले कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सोचा जैसे जैसे ये गेम चलेगी, इसमें जो सिचुएशन मुझे विनर की सिचुएशन में लेकर जाएगी, मेरा जो कदम मुझे विनर की सिचुएशन में लेकर जाएगा, जिसमें मैं आपके किंग के ऊपर अटैक कर दूंगी। ठीक है, आपके किंग क्वीन गए। ठीक है, तो फिर वो मैं नेचुरली मैं गेम जीत गई। तो ऐसे को मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका सारे स्टेप लिखती जाऊंगी। पहले मैंने अपने एलिफेंट को रन किया, हॉर्स को रन किया, इस तरह से। देखो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं उस गेम को जीती अपनी स्मार्टनेस के कारण नहीं, आपकी गलती के कारण हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है, आप लोग जैसे कहते हो कि मैम गेम में क्या था, मेरे से कोई गलती होगी, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो जीत जाता। ठीक है ना, रेस हो रही थी, रेस में दूसरा इंसान, मैम वो फर्स्ट कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि सेकंड बंदा बहुत स्लो था, इसलिए वो फर्स्ट आया, उसकी स्पीड नहीं थी, मतलब। ठीक है, समझ आई आपको बात? समटाइम वी मेड सम मिस्टेक। ठीक है, if for that other person is the winner। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, स्टैटिक इवैल्यूएशन में ये हमें दिक्कत आती है, क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। हमने कहा ना, बात की ना कि हम बेस्ट मूव चूज करेंगे, तो हम किस मूव को बोलेंगे ये बेस्ट है? कई बार किसी गलती के कारण भी तो हम विनर हो सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझे? ठीक है, सो यही है क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या होती है? अनफॉर्चुनेटली डिसाइडिंग विच मूव हैव कंट्रीब्यूटेड टू विन और विच टू लूज इज नॉट ऑलवेज इजी। हमेशा ये इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, मेरे जीतने का कारण मेरी स्मार्टनेस जरूरी नहीं, मेरी स्मार्टनेस ही है। आपकी गलती भी हो सकती है, आपने इंटेंशनली भी मुझे जिताया हो सकता है। क्लियर?
वेरी गुड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे हमारे पास कुछ गेम्स होती हैं जिनको हम जीरो सम गेम्स कहते हैं। जीरो सम गेम्स। कौन सी गेम्स जीरो सम गेम्स होती हैं? जिनमें 2 पर्सन्स होते हैं, वो होती हैं जीरो सम गेम्स। इन दोनों में एक होता है विनर, दूसरा होता है लूजर। ठीक है, ऐसी गेम्स जिनमें 2 ओपोनेंट्स हैं और उनको जीरो सम गेम्स कहा जाता है। ठीक है, तो जीरो सम गेम्स में जैसे कि टिक टैक टो है, जीरो सम गेम है। ठीक है, ये देखो, आपको जीरोस डालनी है, मुझे क्रॉस डालने हैं। आपको जीरोस डालनी है, मुझे एक रोज या कॉलम या फिर डायगोनल में आपके जीरोस 3 नहीं इकट्ठे होने देने। मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब आपकी टर्न है, आप यहाँ पे डालोगे। दीज आर कॉल्ड जीरो सम गेम्स। मैं यहाँ पे डाल दूंगी आई एम द विनर। हाँ जी, समझ लगी बात? ठीक है, जिसमें 2 प्लेयर्स है, ये जीरो सम है। चेस की गेम भी जीरो सम है। ठीक है, तो गेम थ्योरी प्रोवाइड अ ग्रेट फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गेम प्लेइंग में हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है एआई में, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट जो है इवैल्यूएशन फंक्शंस बना सकते हैं। min max is an easy solution to zero sum games। मैंने बात की ना कि 2 ओपोनेंट है। ठीक है, तो इनमें min max ट्री जो है, min max की हेल्प से आप जीरो सम गेम्स को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें 2 प्लेयर है। आपका मोटिव क्या था? क्रॉस का। मेरा मोटिव क्या है? मान लो जीरोस का। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा मोटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, मिनमैक्स ट्री के साथ उसकी कोडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। मिनमैक्स क्या होता है? जिसमें हम दिखाते हैं कि एक इंसान का मोटिव क्या था, मिन करना, दूसरे का मोटिव क्या था, मैक्स करना। तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव वे से चलेंगे, पहले मिन फिर मैक्स फिर मिन फिर मैक्स, या फिर पहले मैक्स फिर मिन मैक्स मिन, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, सो मिन मैक्स का ट्री आप डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी किया होगा, पर मैं साथ में करवाऊंगी क्योंकि इसके हमें क्वेश्चंस आते हैं मिन मैक्स के ऊपर। ठीक है, समझ लगी? मिन मैक्स का कंसेप्ट कहां से आ गया? मिन मैक्स का कंसेप्ट आ गया जीरो सम गेम्स में, जब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक डिसीजन कि क्या आंसर आएगा। जब 2 इंसान खेल रहे हैं तो उनके बीच में कैसे कैसे काम होएगा, तो वहां पे हम मिन मैक्स का प्रोसीजर लगा सकते हैं। समझ लगी बात? ठीक है, तो मिन मैक्स में होता क्या है? मिन मैक्स सर्च प्रोसीजर में ये एक तरह का डेप्थ फर्स्ट या फिर डेप्थ लिमिटेड बोला जाता है इसको, डेप्थ फर्स्ट और डेप्थ लिमिटेड। ठीक है, मिन मैक्स को डेप्थ फर्स्ट या फिर डेप्थ लिमिटेड बोला जाता है। इसका आइडिया क्या है कि आप किसी करंट पोजीशन से स्टार्ट करो, किसी भी करंट पोजीशन से, जैसे ये हमारे पास कई वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है, ऐसे इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लेकर जानी है, यहाँ पे लिखा है मिनिमम। ठीक है, एक और लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सो मिनमैक्स का कंसेप्ट ये कहता है स्टार्ट एट करंट पोजीशन, किसी करंट पोजीशन से स्टार्ट करो, उसके ऊपर प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगा दो सो दैट पॉसिबल सक्सेसर्स आ जाए। एक नहीं आया, प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगाकर कई आ गए। आप देखो, यहाँ पे एक आंसर, यहाँ पे एक, यहाँ पे आएगा। प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगाकर क्या आ रहा है, सेट ऑफ पॉसिबल सक्सेसर पोजीशंस आ रही हैं। क्लियर कि ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी। डन? ठीक है, नीचे से आप कई वैल्यूज उठा लाए, इसी तरह से नेक्स्ट पर्सन भी
कई वैल्यूज ले लेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके ऊपर जाकर जब एक ही आंसर आएगा तो वहां पे क्या लगेगा, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन। प्लॉजिबल लगाकर हम कई मूव्स ले आए, प्लॉजिबल लगाकर हमने कई मूव जनरेट कर दी, बट इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन इन सारी पोजीशंस के ऊपर। क्यों लगाएंगे, बिकॉज हम इनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन चूज करना चाहते हैं। क्लियर? ठीक है। और प्लॉजिबल स्टैटिक इवैल्यूएशन दोनों लगाने के बाद वी कैन बैक द वैल्यू अप टू द स्टार्टिंग पोजीशन। जो भी हमारी वैल्यू आई है वो हम स्टार्टिंग पोजीशन को दे सकते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन हमें अगर हमारा मोटिव मैक्सिमम वैल्यू लेने का है, सबसे बड़ी वैल्यू अगर दे रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमारा मोटिव मिनिमम लेने का है और छोटी वैल्यू दे रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। टॉपिक क्लियर? ठीक है। कुछ भी नहीं है थ्योरी में, बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब दोनों फंक्शन, मैं ये सिंपल बात ये समझाना चाहती हूँ, प्लॉजिबल एंड स्टैटिक मैंने आपको मीनिंग समझाया। प्लॉजिबल क्या था, गुड मूव्स, स्टैटिक क्या था, बेस्ट मूव्स। तो जब भी हम मिन मैक्स मतलब जीरो सम गेम्स की बात करेंगे, उनमें प्लॉजिबल मूव जनरेटर पहले लगेगा, फिर स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन लग जाएगा। देखो, मूव जनरेटर पहले, प्लॉजिबल मूव जनरेटर लगा, प्लॉजिबल मूव जनरेटर which return list of representing move that can make by a player। ठीक है, प्लॉजिबल हमें वो मूव्स देगा जो एक प्लेयर चला सकता है। फिर स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन हमें लिस्ट दे देगा किसकी, गुडनेस ऑफ पोजीशंस की, जो अच्छी मूव्स है, गुड है, बेस्ट है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? ठीक है। अब यहीं पे हम सबसे पहले करते हैं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि पहले ये समझेंगे फिर जाकर हम इसके ऊपर अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाएंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रही हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, चेक करो सभी स्टूडेंट और रीडिंग करके मुझे इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड कविता, सद्या, अनीता, सुबीता, प्रियंका, देन सर्वध्या, पूनम, कुछ भी नहीं है आपके पास, नीचे कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, आपको रूट तक लेकर जानी है। वेरी गुड मोनिका, स्वाति, सोनाली, स्टूडेंट्स तो ज्यादा है, आंसर बहुत कम का आया है। देन कंचन, मुर्ताज, चलो ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे स्क्रीन की तरफ सिर्फ। वो कहता रूट पे क्या नोट जाएगी, यहाँ पे कहता मिनिमम वैल्यू लेकर आओ, यहाँ पे सारी जगह पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगी। 7 एंड 9 में से मिनिमम 7 है, 6 एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो 6 आ गया,
इन दोनों में से मिनिमम 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं, वही वैल्यू आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ पे आप 11 ही लिख दो। फिर इन दोनों में से 5, क्योंकि इधर कुछ नहीं लिखा, इन दोनों में से 4, यही 4 कैरी फॉरवर्ड कर दो क्योंकि इधर वैल्यू ही नहीं लिखी, ये मिनिमम वैल्यू हमने लिख दी। नाउ नेक्स्ट मैक्स वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 एंड 6 में से, 11 एंड 11 में से 11, 5 एंड 4 में से 5, 4 दिस मैक्स। फिर उसके बाद हमें लेना है मिन वैल्यू, आगे मिन, इन दोनों में से मिन 7, दिस इज 4, इन दोनों में से मैक्स दैट इज 7, सो व्हाट इज इट्स फाइनल आंसर, दैट इज 7। हाँ जी, क्लियर? वेरी गुड, ठीक है, मिन मैक्स, दिस इज द कंसेप्ट। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? एक डाउट आया है क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे आई विल टेक अ स्पेशल क्लास 11 AM, ठीक है? हमारी जो प्लस क्लास है वो 5 PM है आज, या 4:30 है। एक क्लास प्लस आपकी 8 PM भी है, ये प्लस है, दिस इज स्पेशल। देखो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है, ठीक है? हाँ बोल दे रही हूँ, ठीक है, पहले मैक्स वैल्यू उठाओ, फिर मिन उठाओ, फिर उसमें से मैक्स उठाओ। वेरी गुड पूनम, सध्या, स्वाति, सर्वधन्या, पूर्वा, प्रियंका, मुर्ताज, कविता, अनंथा, आशीष, सविता, संदीप, प्रीति, कंचन, कृष्णा, गीता, बलविंदर। ओके चलो चेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैक्स वैल्यू यहाँ पे आई 4, 6, 2 6 में से मैक्स 6, देन 9, फिर 5, फिर 7, 1, 7, 6, मैक्स वैल्यू आ चुकी। फिर हम मिन वैल्यू लेंगे एंड दिस इज द लीडर बोर्ड। मैंने ना किसी दिन की क्लास आज शिफ्ट की है 8 PM, ठीक है? आज के लिए किसी दिन की क्लास मैंने शिफ्ट की है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की जो आपकी क्लास होती है इवनिंग में, वो 8 बजे जो है वो किसी और दिन की क्लास शिफ्ट की है, आई एम बिजी एट दैट मोमेंट। मिन, ठीक है, मिन की वैल्यू 4 है, दिस इज 5, दिस इज 1। अब इनमें से मैक्स लेना है, दैट इज 5। हाँ जी क्लियर, बी ऑप्शन इज द आंसर। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए पोल में। कॉन्टिन्यूसली देख लीजिए, 3 अटेम्प्ट के पेपर के क्वेश्चंस है आपके सामने, 2018, 2019 का जून, 2019 का दिसंबर, ठीक है?
सिर्फ 2020 में नहीं आया था, अभी जो आपका पेपर हुआ 2021 का उसमें भी आया था वो, पर अल्फा बीटा प्रूनिंग था। वेल डन पूनम, सविता, मुर्ताज, मोनिका। अनंता, सोनाली, रेखा, स्वाति, कविता। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे 17, दिस इज 16, ये है आपका लीडर बोर्ड। ठीक है, 17, 16, 1 1 1, वही कैरी फॉरवर्ड कर दो इधर भी। 15, 14, यही 14 कैरी फॉरवर्ड। देन वी हैव टू टेक मैक्स 17, 15, 14. Then we have to take min, max 17, और 17 ही हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, समझ आ गई बात? ठीक है, स्टेप्स में चलना है। अगर आप सीधा देखते, ठीक है, अगर आप सीधा देखते कि ये है और मुझे यहाँ पे मैक्स चाहिए, तो आप देखते इन सभी में से बड़ी 112 है। ठीक है, पर यू आर नॉट द ओनली वन हु इज प्लेइंग दिस गेम। आप अकेले नहीं है जो इस गेम को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मिन का मोटिव होता तो आप इसको देखते, 14 आप आंसर लिख देते अगर मिन होता। ठीक है, पर यू आर नॉट द ओनली वन। मैक्स मिन का कंसेप्ट आपको यही समझाता है कि ये जीरो सम गेम्स जब होती हैं जिनमें एक इंसान का मोटिव मिनिमम का है, एक का मैक्सिमम का है, तो वहां पे कैसे काम होता है। इज दिस फाइन? ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को आई होप के मिन मैक्स का कंसेप्ट समझ लग चुका है। ठीक है, पर अब मिन मैक्स में एक प्रॉब्लम है। जो ये मिन मैक्स है इसमें ना ये ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर तो छोटा ट्री है तो हम कर लें, अगर ट्री बड़ा सारा हो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ब्रांचिंग फैक्टर बढ़ सकता है, तो मिन मैक्स के ऊपर ही हम अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाते हैं, जिसको हम अल्फा बीटा कट ऑफ बी बोलते हैं। इसको हम अल्फा बीटा प्रूनिंग बी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई चीज पहले से बेटर मिल जाए तो हम आगे की वैल्यूज चेक नहीं करते। अल्फा बीटा प्रूनिंग का कंसेप्ट ये है, सुन लो। मान लो ऐसे कुछ वैल्यूज है, ये लास्ट, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज है। यहाँ पे आपको मैक्स चूज करना है, यहाँ पे आपको मिन चूज करना है। मान लीजिए ये है 4, 5, 6, 7, 9, 2। मैं अल्फा बीटा प्रूनिंग समझा रही हूँ, सभी स्टूडेंट का ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। पहली बार मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मुझे मैक्स चाहिए इन चारों तीनों में से, तो कौन सी वैल्यू मैक्स है? 6। ठीक है, अब मेरा जो है, मेरे पास एक थ्रेशहोल्ड पड़ा है कि मैक्स वैल्यू मेरी 6 है। अब इसके बाद मेरा मोटिव है कि अगर 6 से बड़ी मिल जाए तो मैं वहां पे प्रूनिंग कर दूंगी, अल्फा बीटा प्रूनिंग कर दूंगी, आगे मैं देखूंगी नहीं, चाहे आगे बड़ी पड़ी हो। देखो, जैसे ही आगे गए, यहाँ पे क्या पड़ा है? 7, जो कि पहले से बेटर है, तो वी आर गोइंग टू प्रून दीज टू नोट्स। 7 आ गया।
हाँ जी, समझ लगी बात अल्फा बीटा प्रूनिंग की। सभी स्टूडेंट्स को ठीक है। तो अल्फा बीटा कट ऑफ, अल्फा बीटा प्रूनिंग सिंपल है प्रीति। मिनमैक्स में प्रीति आप क्या करते थे? 4, 5, 6 तो पहले बार तो देखना ही देखना है, ठीक है। जब आपको डिसीजन सबसे पहला लेना है उस वक्त तो उसकी सारी नोट्स देखनी है। जैसे यहाँ पे भी आपका डिसीजन है तो ये सारी देखनी ही पड़ेंगी। फर्स्ट टाइम कोई कट ऑफ नहीं होता, फर्स्ट टाइम तो जैसे मिनमैक्स में था वैसे ही काम करते हैं। तो पहली बार में आपने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 4, 5, 6 में से मैक्सिमम 6 है। अगर आप मिन मैक्स लगा रहे होते प्रीति तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से 9 आती, 9 आती, पर तीनों को चेक करने के बाद आती अगर आप मिन मैक्स लगा रहे होते। बट अब हम अल्फा बीटा प्रूनिंग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ना कंसेप्ट ये है कि मिन मैक्स में हमें बहुत नोट्स को विजिट करना पड़ता है। अगर इसके बाद 1000 नोट्स पड़ी हो तो हम हजारों को विजिट करेंगे मिन मैक्स में। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग का कंसेप्ट क्या है? कट ऑफ। प्रूनिंग मींस कट ऑफ। प्रूनिंग या कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छी नोड आ जाए तो आप आगे नहीं देखेंगे। जैसे मैंने एक लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दी थी, हमने डिस्कशन की थी इसके ऊपर पहले भी, कि मान लीजिए आप कहीं मॉल में गए हैं, यू वांट टू परचेज सम ड्रेस, तो जो गर्ल्स हैं ठीक है उनको ड्रेस एक अच्छी मिल चुकी, चॉइस में रख रखी है और बोल रखा है ब्रदर या फिर हस्बैंड को जिसके साथ भी गए हैं कि ये मेरी चॉइस में है, मुझे ये परचेज करनी है, पर मैं पहले ना और वैरायटी चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो बॉयज को क्या लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, बिना बात के आगे आगे घूमना, आप मिन मैक्स के ऊपर चलते हो, ठीक है। सुबह गए थे घर से 10 बजे, शाम को 5 बजे आ रहे हो, वही ड्रेस परचेज करके जो आपने 10-15 के ऊपर सिलेक्ट कर ली थी 15 मिनट में ही, शाम को आ रहे हो वापस वही ड्रेस लेकर ही, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मिन मैक्स कर रहे हो, बिना बात का टाइम वेस्टेज कर रहे हो। अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है? तो ब्रदर या फिर हस्बैंड शॉपिंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये पहना हुआ है कुछ, ठीक है, ब्लेजर कोई, तो ये वाला ब्लेजर जो है मेरे पहले ब्लेजर से बेटर है, सो आई विल टेक दिस ओनली। इवन उसके बाद एक उससे भी बेटर पड़ा था बट वो उन्होंने देखा ही नहीं, बिकॉज वो अल्फा बीटा प्रूनिंग लगा रहे हैं। अल्फा बीटा प्रूनिंग का मतलब यही है, फिर से देखो, सबसे पहले आपने इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू ले ली जो कि 6 है, फिर आप आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़ के आपने फर्स्ट नोड चेक की, उसने एक वैल्यू दे दी 7 जो कि पहले से बेटर है, तो फिर आप आगे नहीं जाएंगे, आप प्रून कर देंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग, ठीक है। तो इसमें एक नुकसान भी हो गया ना, एक लॉस हो चुका। क्या? जो ब्लेजर उन्होंने परचेज करके वो घर आ चुके, उससे भी बेटर एक ब्लेजर आगे पड़ा था जो उन्होंने चेक भी नहीं किया, है ना, ठीक है। तो नुकसान भी हो गया ना, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी कट ऑफ, जो कि यहाँ पे हो रही है। आगे 9 पड़ा था जो कि बेटर था 7 से मैक्स के केस में, पर उन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्यों? क्योंकि वो एक पेशेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मुझे वो पहले बेटर मिल गया प्रीवियस से, तो बस वही काम खत्म। सो अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा बीटा प्रूनिंग या फिर अल्फा बीटा कट ऑफ अच्छा है, पर इसका एक नुकसान भी है कि इसमें फर्टिलिटी कट ऑफ हो रहा है, अच्छी नोट्स का भी कट ऑफ हो रहा है। टॉपिक क्लियर? In the case of equal, हाँ, you will take equal value only, you will not check further, उससे बेटर लेते हैं। अच्छा, इक्वल का केस मैं बताती हूँ, आगे मैंने मेंशन किया होगा थ्योरी में।
वो देख लेते हैं। नहीं, इक्वल के केस में भी हम आगे जाएंगे। अगर इक्वल, हमें उससे बेटर चाहिए ना। अगर इक्वल आ गया यहाँ पे 6 मान लो, तो आप आगे चेक करोगे, ठीक है। उससे बेटर चाहिए हमें रिजल्ट। क्लियर? ठीक है, मैं ना इसका थ्योरी वगैरह आपको समझाऊंगी, रीडिंग भी करवाऊंगी। पहले हम अल्फा बीटा प्रूनिंग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम, इफ देयर इज lesser value than previous one, then we will move next node. ठीक है प्रीति, हम कहाँ पे रुक रहे थे? अगर उससे बेटर नहीं मिला था, अगर बेटर मिल गया तो हम रुक जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, लिखा है, क्वेश्चन रीड करो, तभी बोलती हूँ ना, क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी, सो क्या मेंशन किया है? व्हाट इज दिस? विच रूट इज अ मैक्सिमाइजिंग नोड। रूट एक मैक्सिमाइजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल मिनिमाइजिंग। ठीक है, चलो तो अब हम काम करते हैं। नीचे से 3, 12, 8 में से मिनिमम वैल्यू 3 है। मुझे 3 से छोटी 2 मिल गई, मिनिमम चाहिए थी, उससे छोटी मिल गई, तो मैं आगे देखूंगी भी नहीं, इनको प्रून कर दूंगी। HI प्रून हो गया। अब आगे देखो, A के ऊपर मैक्सिमम चाहिए मुझे, पहली बार तो दोनों देखने पड़ते हैं। 3, बस, कोई प्रूनिंग नहीं। सो क्या आंसर आएगा? HI। प्रूनिंग किसकी हुई है? HI की। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को ठीक है? हाँ, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, देखो अब ये बात तो आप समझ चुके हो। अब मैं नेक्स्ट बात आपको समझाने जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा गौर से सुनना। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, और ये किसके ऊपर लगता है? मिन मैक्स के ऊपर, राइट? वो देखो, इधर देखो ना, विच रूट इज अ मैक्सिमाइजिंग नोड। आप लोग फिर से देखो, कितना टाइम होगा क्वेश्चन आपके सामने आए को, आप लोग रीडिंग क्यों नहीं करते? अगर आप रीडिंग नहीं करोगे पेपर में, आप बहुत बड़ा लॉस करोगे। ठीक है, समझ आ गई बात? रीडिंग नहीं करते हो। एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। तो ये पहली टिप है। ठीक है, हमें पेपर में रीडिंग करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग गेम ट्री इन विच रूट इज अ मैक्सिमाइजिंग नोड। जिसमें रूट मैक्सिमाइजिंग है, तो अगर रूट मैक्सिमाइजिंग है तो फिर नेक्स्ट मिन हो जाएगा, नेक्स्ट मैक्स, जितने हैं लिख दो ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो सम गेम्स है। अल्फा बीटा प्रूनिंग कभी भी ऐसा नहीं होता इन, जब 2 प्लेयर खेल रहे हो। मिन मैक्स का कंसेप्ट है, अल्फा बीटा प्रूनिंग का है, जीरो सम गेम्स के ऊपर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा गेम में कि मैं ही 2 बार रन करूं, पहले मैं किया तो दूसरा करेगा, नेचुरली है। तो अगर रूट मैक्सिमाइजिंग दे दिया तो दूसरा ऑब्वियस है मिन होगा।
फिर उसके बाद नीचे भी अगर है तो मैक्स, फिर मिन, ऑल्टरनेटिव चलेगा। हाँ जी, क्लियर? गुड। अच्छा, अब मैं ना आपको एक काफी जरूरी बात समझाना चाहती हूँ। हमने तो बहुत आसान वे से कर लिया, ठीक है? तो अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा एंड बीटा है उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज मैक्स के लिए होती है, कौन सी मिन के लिए, वो पूछ सकता है। तो मैं इसकी एक्चुअल वर्किंग भी आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कंप्यूटर में ये एज अ एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है? सो मिनमैक्स प्रोसीजर इज डेप्थ फर्स्ट, ठीक है? वन पाथ इज एक्सप्लोर्ड एज फार एज टाइम अलाउज, हम एक पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मॉडिफाइड स्ट्रेटजी जो है मिनमैक्स की, अल्फा बीटा प्रूनिंग है। इट रिक्वायर मेंटेनिंग टू थ्रेशोल्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हम दो थ्रेशोल्ड मेंटेन करते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा बीटा तभी इसको बोलते हैं। वन रिप्रेजेंटिंग लोअर बाउंड, एक हमें बताती है लोअर बाउंड के बारे में, मतलब मिनिमम वैल्यू के बारे में। लोअर बाउंड को हम सबसे पहले मैक्स अल्फा लेते हैं, ओपोजिट लेते हैं। इसी तरह से देखो, मैक्सिमाइजिंग नोड में अल्टीमेटली असाइन वी कॉल अल्फा। जो आपकी मैक्सिमाइजिंग नोड होती है आप उसको अल्फा के साथ लिखते हैं। जो आपकी मिनिमाइजिंग नोड होगी उसको आप किसके साथ लिखेंगे? बीटा के साथ। ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। ईच लेवल मस्ट रिसीव बोथ दी वैल्यूज, हर एक लेवल में अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज चलेंगी। कैसे चलेंगी? ठीक है, आप सोचेंगे मैम एक जगह पे हम तो हर एक लेवल के ऊपर हम तो एक ही वैल्यू लेते थे, याद है ना? अगर मैक्स लिखा था तो हम मैक्स लेते थे, अगर मिन लिखा था कहीं कहीं पे मिन लेते थे। दोनों वैल्यूज कैसे लेंगे? ईच लेवल मस्ट रिसीव बोथ वैल्यूज, दोनों कैसे लेंगे? सिंपल सी बात है। अगर आपको सबसे पहले मिन वैल्यू लेनी है तो आप वहां पे जो मैक्स वैल्यू है उसको माइनस इन्फिनिटी लिख दोगे और मिन वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे कि क्या है। समझ लगी? मिन वैल्यू जो जो नीचे से आएगी वो लिखते जाओगे। ऐसे ही जब आप ऊपर जाओगे मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास आ चुकी, मैक्स को आप चेंज करते जाओगे। मतलब हर एक लेवल के ऊपर हम नो डाउट एक ही वैल्यू लेते थे, जा तो मैक्स की या मिन की, पर साथ में हमें दूसरी वैल्यू भी लिखनी ही है जो कि सेम ही रहेगी। अगर वो मिन का लेवल है तो मिन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट मैक्स की लिखनी है, रहेगी सेम पूरे लेवल के ऊपर। समझ लगी बात? देखो, अल्फा क्या है? बेस्ट चॉइस फॉर द मैक्स। अल्फा किसके लिए है? मैक्स के लिए है। बेस्ट चॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्स अलोंग द पाथ, ठीक है? अल्फा हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है और साथ में हम इसको लोअर बाउंड बोलते हैं। इस बात में गड़बड़ मत करना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह से बीटा हमें मिनिमम वैल्यू देता है और उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं।
हाँ जी, समझ लगी बात? ठीक है, क्यों बोलते हैं वो सुन लो। अल्फा एक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं। अल्फा के लिए हम, अल्फा मतलब चूज मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी चाहिए, तभी मैं इसको लोअर बाउंड बोल रही हूँ। अगर इससे बड़ी मिल गई तो मैं आगे की चीजों को प्रून कर देती हूँ। आपको बात समझ आ गई? हम मैक्स को लोअर बाउंड क्यों कह रहे हैं? ठीक है, जैसे होता नहीं है, घर पे नहीं होता। ठीक है, आपने 88% मार्क्स ले लिए, तो पापा ने बोला कि अगर आप 92% मार्क्स लेकर जाओगे तो फिर मैं आपको वो वॉच दिलाऊंगा, स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो फिर क्या है, वो 88 मार्क्स लोअर बाउंड थे। ठीक है, आपके लिए तो मैक्सिमम वैल्यू थी, आपने पूरी क्लास में से सारे बच्चों से ज्यादा नंबर लिए थे, बट वही मार्क्स अब लोअर बाउंड हो चुके, हमें अब उससे ज्यादा वाले लेने हैं। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू, मैंने कहा कि क्लास में इस बच्चे के मिनिमम वैल्यू है, किसी बच्चे के 50 मार्क्स है, उसकी मिनिमम है, तो वो अपर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ और किसी के कम तो नहीं 50 से, तो ये मिनिमम वैल्यू जो है वो अपर हो गया। क्यों? क्योंकि उससे नीचे की बात कर रहे हैं। टॉपिक क्लियर? ठीक है, 2012-13 में अल्फा क्या होता है ये पूछा हुआ है। अल्फा मैक्स के लिए होता है या मिन के लिए होता है? तो अल्फा मैक्स के लिए है, बीटा मिन के लिए है, बट मैक्स साथ में लोअर बाउंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिन साथ में अपर बाउंड। टॉपिक क्लियर? बस दैट्स ऑल। ठीक है, इसी के साथ आपका गेम प्लेइंग का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। हाँ जी, समझ लगा सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, गुड। हाँ, इसी के साथ मैंने एक टॉपिक लिया हुआ था, मीन्स एंड एनालिसिस। इसके ऊपर एज इट इज थ्योरी में क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के साथ समझा दो। ये देखो, ये क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेनी थी। ठीक है, सबसे पहले मेरी मिनिमम वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो बलविंदर ये मेरा अपर बाउंड बन चुका। इसको मैं बीटा के साथ डिफाइन करूंगी, तो मैं बीटा की वैल्यू 3 डालूंगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मैं अभी माइनस इन्फिनिटी लेकर चलूंगी। बीटा की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, अब ये मेरा अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे छोटी चाहिए। अगर छोटी मिल गई तो हम प्रूनिंग कर देंगे, छोटी मिल गई और हमने प्रूनिंग भी कर दी। क्लियर? न्यूमेरिकल ये है प्रीति। ठीक है, वो सिंपल पूछ सकता है अल्फा किसके लिए होता है? सर अल्फा मैक्स के लिए होता है और बीटा मिन के लिए होता है। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, इज दिस फाइन एवरीबडी? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट मैं बात कर रही थी दैट वी विल कवर दिस टॉपिक टुमारो। एक हमारा टॉपिक है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन, ए ओ स्टार। ठीक है, कल जितने टॉपिक होते हैं उतने कवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मीन्स एंड एनालिसिस जो है कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, और इसमें जो थ्योरी आपको पेपर में आएगी वो मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड्स में दी हुई है। बहुत है, बस 2 में, 1 2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड शीट। अगर मीन्स एंड एनालिसिस का क्वेश्चन आया तो वर्डिंग भी सेम आएगी। ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे इस टॉपिक को। आज का हमारा स्केड्यूल है 11 AM, भूलना मत। स्पेशल क्लास लिंक आपको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ मैं लॉन्च करके। फिर उसके बाद है 5 PM है या 4:30, वो आप चेक कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन 8 PM आज आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की 2 क्लासेस है। ठीक है, 5 एक है, 8 PM। इज दिस फाइन? आज के लिए है, जब जब होंगी मैं आपको बता दूंगी। ये एक रीस्केड्यूल्ड क्लास है मेरी। ठीक है, 8 PM की।
डन, ठीक है। और साथ में मैं YouTube के ऊपर भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, जिसमें हम 2021 का जो अभी पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशंस पोस्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ना कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के 8085 एंड 8086 की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। उनको भी आप साइमल्टेनियसली जब टाइम मिले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में 11 AM। थैंक्स अ लॉट।